विच मीन्स v सिंगल प्राइम माइनस v डबल प्राइम कितना होगा? 1. 1 होगा, राइट? Because v single prime minus v double prime should be 1. So this equation becomes omega bar plus, अब ये टर्म्स ऐसे के वैसे रहेंगे, b j सिंगल प्राइम माइनस b j डबल प्राइम इंटू j सिंगल प्राइम प्लस j डबल प्राइम प्लस 1. Now this is my vibrational selection rule. What is my rotational selection rule? Delta j is equal to Plus minus 1. प्लस माइनस 1. अब प्लस को हम लोग अलग पकड़ेंगे, माइनस को अलग पकड़ेंगे, ठीक है? नाउ इफ if डेल्टा j इज इक्वल टू प्लस 1, यानी आपका j डबल प्राइम 0 से किधर जा रहा है? j सिंगल प्राइम कितना? 1. 1 को जा रहा है, राइट? अगर 0 1 है तो 1 से कहाँ जा रहा है? 2. 2. सो व्हाट विल बी इन दिस, और जब मैंने कल आपको कहा था, व्हेन यू हैव j डेल्टा j इज प्लस 1, इसको हम लोग कौन से लाइंस बोलते हैं? याद नहीं आपको? मैंने आपको कहा था कि इसको हम लोग आर लाइंस बोलते हैं, और जब हम लोग डेल्टा j इज इक्वल टू माइनस 1 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Yes. पी लाइंस. P lines. तो पहले हम लोग आर लाइंस के बारे में बात करते हैं. आर लाइंस में योर j डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 से j सिंगल प्राइम कितना? 1. 1. सो व्हाट विल बी j सिंगल प्राइम माइनस j डबल प्राइम? Plus 1. 1 हो जाएगा. 1. So now let's write down for R lines डेल्टा E का वैल्यू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ओमेगा बार प्लस P इंटू 1, करेक्ट? Into 2. इंटू, अब देखो J डबल प्राइम का वैल्यू क्या है? 0. 0. J सिंगल प्राइम का वैल्यू है 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2. सो दिस बिकम्स ओमेगा बार प्लस 2b. ये आपका आर लाइन का फर्स्ट लाइन है, क्योंकि फर्स्ट लाइन जो है इट विल बी फ्रॉम 0 टू 1. अभी आप बताओ आर का सेकेंड लाइन क्या होगा? कहां से कहां होगा सेकेंड लाइन? आर का सेकेंड लाइन V double prime is equal to 1. j डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 से लेके V J single prime 2. equal to 2. लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस. आर के सेकेंड लाइन विल बी इक्वल टू ओमेगा बार प्लस बी. ये अभी भी 1 ही होगा, 2 माइनस 1 हुआ तो कितना हो गया? 1. 1. और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जे डबल प्राइम जो है 1 है, जे सिंगल प्राइम 2 है ना? और ये, सो व्हाट इज दिस एंटायर नंबर? 3. सो यू हैव, नहीं 3 कैसे होगा? 4 होगा ना बच्चा? 4. ये 2 है, ये 1 है, ये 1 4. है, 4 से. तो आपको आर के सेकेंड लाइन कहाँ पे मिलेंगे आपको? ओमेगा बार प्लस 4B. 4b. ओके, अब मुझे बताइए तीसरा लाइन में जे डबल प्राइम का वैल्यू क्या होगा? फॉर द थर्ड लाइन जे डबल प्राइम का वैल्यू J double prime is equal to 2. J single prime is equal to 3. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा थर्ड लाइन?
ओमेगा बार प्लस अगेन 5. ये वैल्यू 1 होगा, दिस विल बी 2 प्लस नहीं 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6. 6. 6B. ओके, अभी आप मुझे ये अगर ये समझे तो नाउ जस्ट कैलकुलेट द फर्स्ट 3 पी लाइंस। पी लाइंस में मेरा डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? -1. तो आपका पहला लाइन कहाँ होगा? जे डबल प्राइम कहाँ से, जे सिंगल प्राइम कहाँ तक? 0 से 1. नहीं राजा, सर J डबल प्राइम 0. नहीं, जे डबल प्राइम 0 से से 1 से 0। सो जे डबल प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1। जे सिंगल प्राइम इज इक्वल टू 0 0। ये समझ में आया? नाउ लेट्स पुट दिस। सो डेल्टा ई विल बी, अगेन ये तो ओमेगा बार है, ये तो बी है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा अभी आप बताओ? ये सिंगल प्राइम माइनस डबल प्राइम, -1. ये माइनस हो जाएगा, तो दिस विल एक्चुअली बिकम ऐसे ओमेगा बार प्लस बी इंटू -1 इंटू 2. 2। सो इट विल बी ओमेगा बार -2b। समझ में ये कैसा है? दूसरा लाइन क्या होगा बताइए? J double prime 2 to J single prime 1. हाँ, तो कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या होगा? ओमेगा बार Omega bar minus 4B. -4। तो आप देखेंगे अगला बार जो आप देखेंगे वो आपको ओमेगा बार -6b पे 6. होगा। एंड प्लीज ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, सो यू विल नेवर गेट अ लाइन एट ओमेगा बार। ओके, सो नाउ लेट्स सी योर बुक। आपकी किताब में यहाँ से हटो तुम लोग, यहाँ से हटो, यहाँ काम चल रहा है तुम लोग। Yeah, now you can see this। आपको लाइंस कहाँ पे दिखते हैं? ओमेगा बार पे एक्चुअली ये आपका किताब में गलत है। देयर शुड बी नो लाइन हियर। ओमेगा बार पे आपको कभी लाइन दिखते नहीं। ओके, तो पहला लाइन आपको देखो, आर जीरो कहाँ पे मिला आपको? यहाँ से 2b के डिफरेंस में। r1 कहाँ पे मिला? अनदर 2b। सो इट इज ओमेगा बार प्लस 2b, ओमेगा प्लस बार प्लस 4b, ओमेगा बार प्लस 6b, ओमेगा बार प्लस 8b। लाइकवाइज पी लाइन्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? ओमेगा बार -2b, ओमेगा बार -4b, ओमेगा बार -6b, ओमेगा बार -8b। इसके आगे भी लाइंस होंगे। यहाँ पे ये जस्ट गलत है कि आपको इसको बैंड ओरिजिन बोलते हैं। बैंड ओरिजिन में यू नेवर गेट द लाइन, ये लाइन होगा नहीं, ये खाली होगा। ठीक है, ओके। आप सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में तुम लोग ये जो टेबल है तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम लोग ये नंबर्स पढ़ने वाले हैं। सो फॉर अ मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, so CO2 has a, okay ठीक है, इसका कुछ नहीं। CO2 doesn't have, CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है?
CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है? डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता नॉन है। पोलर है सर। तो उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। सो CO2 इज माइक्रोवेव इनएक्टिव। लेकिन वाइब्रेशन में हाँ, मैंने तुम लोगों को शायद क्राइटेरिया बताया नहीं वाइब्रेशन का। IR का क्राइटेरिया क्या है बताया कि मैंने तुमको? IR का क्राइटेरिया ये है कि वाइब्रेशन शुड लीड टू अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। लिखो आप लोग। What is the criteria for any bond to be IR active? उसका वाइब्रेशन की वजह से क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। ठीक है। तो CO2 में ओके, CO2 में कितने फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं? एक। एक कैसे राजा? CO2 कितने एटम्स? सर 2। कितने एटम्स है CO2 में? 3। 3। लीनियर है नॉन लीनियर है? लीनियर। लीनियर है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? 3n माइनस माइनस 5 5। सो 3 इंटू 3 माइनस 5 कितना आया? 4। 4। अरे तुम कल पढ़ा है आज भूल गए तो फिर ऐसा कैसे चलेगा राजा? ठीक है, हम लोग अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, या फिर हम लोग न्यूमेरिकल एंड में सॉल्व करेंगे, चलेगा? सच चलेगा सर। यस आज सर। मुझे ये चैप्टर खत्म करना है तो पहले चैप्टर खत्म करता हूँ, टाइम मिलेगा देन आई विल कम बैक एंड डू जितना पॉसिबल न्यूमेरिकल। तो ये आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अगेन अगर आपको कभी भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे क्या देखिए, पहले यू हैव अ लाइट सोर्स व्हिच इज अ पोलोक्रोमेटिक लाइट। पोलोक्रोमेटिक लाइट यानी क्या? पॉलीक्रोमेटिक यानी It has a wide range of. हाँ, It has a wide range of wavelength. डिफरेंट वेवलेंथ। लाइट कलर, हाँ डिफरेंट। उसके बाद आप क्या करेंगे? यू पुट अ मोनोक्रोमेटर। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट है वो क्या है? वन वेवलेंथ की वन लाइट है वेवलेंथ। फिक्स। देन यू पुट अ स्लिट। ठीक है, लेट्स अज्यूम उसका फ्रीक्वेंसी न्यू आई। न्यू आई, आई हाँ, आई यानी क्या? इंसिडेंट। तो रमन इफेक्ट में क्या होता है, जब आप इस सैंपल से आप ये when you pass this monochromatic light whose frequency is new आई, तो ये लाइट स्कैटर होता है। ओके, तो आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं स्कैटर्ड लाइट देखता हूँ, आई ऑलवेज पुट द डिटेक्टर एट 90 डिग्री। कैन somebody tell me why didn't I put the detector here? Because sir, that will give you the value of the transmittance. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको कौन से लाइट मिलेंगी? एक तो ये लाइट जो है आपके सैंपल से टकरा के जो स्कैटर होता है, प्लीज रिमेंबर स्कैटरिंग जो है इट अकर्स 360 डिग्री। स्कैटरिंग इधर भी होता है, स्कैटरिंग इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, हर जगह स्कैटरिंग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि इसका इफ आई पुट अ डिटेक्टर हियर, प्लीज रिमेंबर दैट आई एम गोइंग टू गेट द स्कैटर्ड लाइट हियर आल्सो, बट व्हाई डोंट आई पुट इट हियर? बिकॉज स्कैटर्ड लाइट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो लाइट इधर से आ रहा है ना,
ये भी तुमको मिलेगा। तो अगर सिर्फ तुमको स्कैटर्ड लाइट चाहिए तो तुम डिटेक्टर किधर डालोगे? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट कभी तुमको यहाँ पे आएगा नहीं। इज इज ओके? यस सर। तो देखिए, मैं अभी रमन इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट hits a sample, this sample scatters the monochromatic light। और ये रमन से पहले लोगों को मालूम था कि जब ये लाइट स्कैटर्ड होता है, इसका फ्रीक्वेंसी पहले के फ्रीक्वेंसी जैसे होता है। सो दिस इज कॉल्ड न्यू एस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यू एस? यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वन इज न्यू आई एंड अनदर इज न्यू एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Frequency of incident light. और इसका मतलब क्या है? Frequency of scattered light. Scattered lines. तो ये रमन से पहले लोगों ने ये देख रखा था, स्पेशली दिस वन पर्सन कॉल्ड रेले, लॉर्ड रेले। ओके, इन्होंने स्टडी किया था कि स्कैटर्ड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे जो स्कैटरिंग है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेले स्कैटरिंग। सो व्हाट इज रेले स्कैटरिंग? यहाँ पे व्हाट इज रेले स्कैटरिंग? जब आपका म्यू आई इज इक्वल टू म्यू जब आपके इंसिडेंट जो लाइट है उसका वेवलेंथ जो आपकी स्कैटर्ड के scattered बराबर light- होगा। उल्टा है। इनफैक्ट स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी आपके इंसिडेंट लाइट के बराबर हो तो हम उसको रेले लाइट बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, रेले लाइंस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन रमन ने क्या देखा कि इस रेले स्कैटरिंग के साथ साथ उसने कुछ लाइट देखे जिसके फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम है। यानी स्कैटरिंग के दौरान कुछ एनर्जी Absorb. गुम हो गया। वो कैसे गुम हो गया वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन रमन ने ये भी देखा कि कुछ स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट से ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपके लाइट को सैंपल एनर्जी दे रहा है। तो उसका एनर्जी जो स्कैटर्ड लाइट का एनर्जी है जो वो इंसिडेंट के एनर्जी से बड़ा है। ज़्यादा हो गया। तो दोनों जो है इफेक्ट जो है हम लोग इसको रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो रमन इफेक्ट क्या हो गया, कोई बताएगा? रमन इफेक्ट ये है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सैंपल पे पड़ता हो उस समय ज्यादातर जो स्कैटर्ड लाइट होते हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है इंसिडेंट लाइट से। नहीं नहीं इंसिडेंट लाइट के इक्वल नहीं होता है। नहीं इक्वल होता है। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो होता है ना वो रेले लाइंस होते हैं। यानी 99% इक्वल। लाइट 99% जो स्कैटर्ड लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है किसके बराबर? इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट के। Incident light frequency. तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो कहानी है, ये रमन से पहले भी मालूम था। सो रमन ने यहाँ पे कुछ खोज निकाला नहीं। बाय द वे इसको हम लोग रेले ने निकाला था तो वी कॉल दिस रेले स्कैटरिंग। रमन ने क्या निकाला कि कुछ बहुत कम लेकिन कुछ लाइट ऐसे होते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट से ज्यादा होता है। यानी कौन सा ये गलत है, ये दोनों दोनों ये हो गया ना, वी आई लेस देन वी एस हो गया ना ये दोनों। सो इसमें क्या होगा, इफ द
स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, हम लोग उसको स्टोक्स लाइन बोलते हैं। एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स आर, यहाँ पे ये चेंज कीजिए आप लोग, इफ दी इसको हम लोग एंटी स्टोक्स बोलते हैं, ये गलत है, प्लीज चेंज दिस। और दोनों जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन है हम लोग उसको रमन इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? अब ये क्यों हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया रमन इफेक्ट क्या है? हाँ ना? यस सर। ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं इन 1923, ठीक है, स्मेकल प्रेडिक्टेड दैट थियोरेटिकली कि ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसीज आने चाहिए, लेकिन इन 1928 कौन से तारीख को? रमन फाउंड हिज रमन इफेक्ट, कौन सी तारीख को? नहीं मालूम? हम लोग ने साइंस डे कब सेलिब्रेट किया था? 20th February। 28 फेब हाँ, 28 फरवरी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वो वहाँ पे रमन का बर्थडे नहीं था। सो व्हाट इज 28 फरवरी? He discovered the Raman effect। हाँ, सो in 1928, 28th of February, C.V. Raman found that when a beam of monochromatic light was allowed to pass through a substance, the scattered light contains some additional frequency other than the incident light. This scattered is called Raman scattering, and this phenomena is called Raman effect. What will be Rayleigh line? When the Rayleigh line कौन सा होगा? जो आपको इंसिडेंट, अगर मैं इसको यहाँ पे खींचूं, yes, if I want to draw this spectrum, so it will be like this. बीच की जो लाइन है हम लोग इसको रेले लाइन बोलेंगे। सो दिस विल, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दिस विल बी म्यू आई के बराबर होगा ना। नाउ दिस इज म्यू एस, सो दिस विल बी स्टोक्स लाइन्स। सो ये आपको क्या है? म्यू एस इज लेस देन म्यू आई। इधर कौन सा होगा? Anti-Stokes line। स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन। ओके, ये आपका रमन, ये आपका रेले लाइन है। So the line at the incident frequency is called Rayleigh line. The pattern of weak lines on both sides are called Raman spectrum. The lines whose wavelength are greater, wavelength greater than frequency, Come। the frequency is lower than the incident line are called Stokes lines, and those of shorter wavelength or higher frequencies are called anti-Stokes line. And delta nu is delta nu I minus nu s. अगर ये पॉजिटिव हुआ तो स्टोक्स लाइन होगा कि एंटी स्टोक्स लाइन होगा? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हुआ तो कौन बड़ा? वी आई म्यू आई सॉरी म्यू एस छोटा, VI बड़ा। तो स्टोक्स होगा कि एंटी स्टोक्स होगा? स्टोक्स Strokes। तो आप देखो फॉर स्टोक्स लाइंस डेल्टा न्यू इज पॉजिटिव, फॉर एंटी स्टोक्स डेल्टा न्यू इज नेगेटिव। ठीक है? Okay, this is something that is very important. The intensity of Stokes line is always greater than the intensity of anti-Stokes line. Now, रमन इफेक्ट में हो क्या रहा है वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत डिटेल में है नहीं। Okay, let's just read this.
ये दिस इज नॉट एनफ बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. अगर देखिए, when an electric field is applied to a molecule, its electron and nuclei are displaced. ये सही नहीं, ये सब कुछ मत देखो, यहाँ सिर्फ ये याद रखो. रमन एक्टिव होने के लिए तुम्हारा कंडीशन क्या है? द मॉलिक्यूल विल बी रमन एक्टिव if its polarizability changes with vibrational and rotational motions. ये याद रखिए. इसका मतलब है कि लगभग सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रमन एक्टिव, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जो रमन इनएक्टिव. ओके, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. क्वांटम मैकेनिकल थियरी ऑफ रमन इफेक्ट. रमन इफेक्ट में हो क्या रहा है, तो देखिए क्या होता है. लेट्स एक्सप्लेन दिस. So your molecule is somewhere here. Okay? ये यहाँ से यहाँ गया, तो क्या हो गया? इसने लाइट Absorb किया. Absorb. It is some quantum mechanically excited state में जाके then it has to come back. Now, if it comes back to exactly where it जहाँ से ये किया, देखो, when it went up, light absorb किया कि emit किया? Absorb किया. absorb किया. और कौन सा फ्रीक्वेंसी का लाइट absorb किया? म्यू आई. Mu I. अगर वहीं पे वापस आता है जहाँ पे ये किया था, जहाँ से वो गया था, तो जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो क्या रिलेशन होगा इमिटेड फ्रीक्वेंसी और एब्सॉर्ब फ्रीक्वेंसी में? Both will be equal to each other. हाँ, तो ये आपका रेले लाइन है. देखिए, ये रेले लाइन में देखिए आपका मॉलिक्यूल यहाँ से एक्साइट होता है क्वांटम मैकेनिकली एक्साइटेड स्टेट में, और डी एक्साइट होके कहाँ पे आता है? वहीं पे. सो इट मीन्स न्यू आई विल बी इक्वल टू न्यू एस. Mu S. ये आपका रेले लाइन हो गया. स्टोक्स लाइन में क्या होता है? देखो, ऊपर जाते समय एब्सॉर्ब किया उसने न्यू आई, लेकिन नीचे उतरते समय पूरा नीचे नहीं है, यहाँ तक आया. सो जो एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी वो एब्सॉर्ब से कम हो गया. कम है. तो सो न्यू एस इज लेस देन न्यू आई, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Stokes line. एंटी स्टोक्स में देखो, आपका मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ यहाँ से, जाते समय यहाँ से यहाँ जाके एब्सॉर्ब किया न्यू आई, और जब एमिट करता है तो ये उससे भी आगे चला जाता है, यानी न्यू एस न्यू आई से बड़ा है. बड़ा हो, बड़ा है. तो आपको हो गया वो एंटी स्टोक्स लाइन. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. हम लोग किताब पढ़ते हैं. According to quantum theory, the light can be considered as a stream of particles called photons वगैरह. These photons are supposed to undergo collisions with molecules. Okay. अगर तुम्हारा collision elastic हो तो there is no exchange of energy. This indicates that the phenomena of here. Let's see here. The incident photon elevates the scattered to a quasi excited state, यानी इंसिडेंट लाइट को एब्सॉर्ब करके आपका जो मॉलिक्यूल है किधर गया? एक क्वासी एक्साइटेड स्टेट में चला गया. ओके, नाउ वहां से जाने के बाद नीचे आते समय उसके पास 3 ऑप्शन है. करेक्ट? अगर नीचे वहीं पे आया तो हम लोग उसको रेले लाइन बोलेंगे. नीचे आते समय ऊपर कहीं रुक गया तो हम लोग उसको स्टोक्स लाइन बोलेंगे, या उसके पार चला गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एंटी स्टोक्स लाइन. Anti-Stokes. Suppose a molecule of mass m with energy E1 is moving with a velocity v1 and it is colliding with a light whose frequency is
h nu I. During the inelastic collision, the photon and the molecule exchange energy, and suppose this new energy is E2 and the velocity is V2 after. ओके यहाँ पे हम लोग तुम लोग किताब में चेंज करते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे. प्लीज रिमेंबर दिस इज, देखो सब एक जैसा है इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. ये आपका V1 है, न्यू नहीं, वेलोसिटी मास का, आपका मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या है V1. और ये एनर्जी जो है ये h न्यू आई, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी, ठीक है. दिस इज V2, ये आपका velocity of the molecule after the collision. So according to principle of conservation of energy, देखो E1 is equal to E1 plus half mv1 square, ये V है आपका मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, प्लस h न्यू आई, ये आपका लाइट की एनर्जी, शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज अगेन V, उसका काइनेटिक एनर्जी, प्लस न्यू s, दिस इज आफ्टर कोलिजन. ठीक है, ये चेंजेस कर लो आप लोग, नहीं भी हो तो थोड़ा क्लियर कर लो. इट इज नॉट दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज प्रैक्टिकल एंड नेग्लिजिबल. अगर तो आपका काइनेटिक एनर्जी लगभग सेम रहता है तो ये दोनों इस साइड से ये कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या, E1 इज इक्वल टू h न्यू आई is equal to E2 is equal to h nu s. So E1 minus E2 is equal to, ये क्या हो जाएगा, h कॉमन आ गया, nu s minus E1. What is nu s minus nu I? E1 minus E2 divided by h. So nu s is equal to nu I plus this. So this is the change in frequency. So nu s is equal to nu I plus delta nu, and this is your Raman shift. If E1 is equal to E2, तो अगर ये दोनों सेम हुआ तो ये आपका रेले स्कैटरिंग हुआ. अगर E1 is less than E2 तो आपका ये स्टोक्स लाइन हो गया. If E1 is greater than E2 आपका ये एंटी स्टोक्स हो. ये मैंने आपको कल कहा था कि डेल्टा जी प्लस माइनस 2 है, लेकिन इसका तुम्हारे पास कुछ भी रिलेशन नहीं. एप्लीकेशन आपके खत्म हो जाएगा, देन वी विल कम टू दिस. फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल स्पेक्ट्रम निकालने के लिए आपको कंडीशन क्या था, It should have permanent dipole moment. यानी आप H2 का रोटेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, नहीं. और उसका आप IR भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इट डजंट हैव अ डाइपोल, तो उसका वाइब्रेशन से उसका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है. ठीक है, लेकिन ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका आप रमन स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं. तो ये क्योंकि रमन के लिए मेरा कंडीशन क्या था, क्राइटेरिया पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, पिछले पेज में था, इट वाज द पोलराइजेबिलिटी शुड चेंज. हमारे पास एक ये लास्ट ये है, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है. रमन स्पेक्ट्रम में रमन और IR का डिफरेंस. रमन इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, IR is because of the absorption of light. IR arises because of the change in dipole moment during vibration. Raman arises because change in polarizability because of vibration. IR is very accurate and sensitive. Raman is very accurate, but it is not sensitive. Accurate और sensitive का किसी को मतलब मालूम है क्या फर्क है? नहीं बोला तो भी मालूम है, फिर मैं बताता हूँ, लेकिन किसी को नहीं तो बोलना पड़ेगा.
एक्यूरेट का मतलब है आईआर से तुम्हारा जो भी नंबर आते हैं, जो भी वैल्यू निकालते हो वो बहुत सही होता है। लेकिन रमन भी एक्यूरेट है। इसका मतलब क्या हुआ, रमन से जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो सही होता है। लेकिन ये जो सेंसिटिव का मतलब क्या है, सेंसिटिव का मतलब है आईआर स्पेक्ट्रम निकालने के लिए आपके पास सैंपल जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने कल आपको भी कहा था, अगर आपके पास एक सैंपल है उसमें थोड़े से भी इम्प्योरिटी आए उससे आईआर स्पेक्ट्रम पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा। यानी उसमें अगर आपने छोटे से कॉन्सेंट्रेशन थोड़े से भी चेंज किए आपका स्पेक्ट्रम में चेंज आते हैं तो वो सेंसिटिव हो गया। रमन इज नॉट वेरी सेंसिटिव, यानी अगर आपको मॉलिक्यूल बहुत प्योर भी नहीं हुआ तो इट विल गिव यू द सेम स्पेक्ट्रम। homonuclear diatomic molecules are IR inactive, they are IR active। तो रमन बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इट हैज अ मेजर जो लिमिटेशन है वो क्या है, देखिए, इट इज एक्यूरेट बट इट इज नॉट सेंसिटिव। रमन का मेन जो वीकनेस है वो है कि इट हैज अ वेरी वेरी पुअर रिजोल्यूशन कंपेयर टू माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। रेजोल्यूशन का मतलब है जब आपके पास ऐसे दो पीक है और स्पेशली दो पास पास के पीक है, अगर आईआर हुआ तो तुमको ऐसे दो पीक दिखेंगे, रमन हुआ तो तुमको क्या दिखेगा, दोनों पीक मर्ज होकर तुमको एक पीक दिखेगा। तो जब एक पीक रमन में दिखता तुमको ये भी नहीं समझ में आता कि ये एक पीक दो पीक की वजह से या दो या तीन पीक की वजह से एक पीक हुआ कि सचमुच एक पीक है। तो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग। ऑलराइट, एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। देन लेट मी गो बैक एंड लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। रमन इज जस्ट तुम्हारे यहाँ पे बहुत डिटेल में है नहीं, ये करते हैं। ओके, कौन कौन है, लेट्स फाइंड आउट। कौन पढ़ेंगे ये, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई एक पढ़ो। कोई एक, The the molecules of HCl show a strong absorption line of wavelength 3.465 into 10 raised to minus 4 centimeter. ओके, सो ये क्या हो गया, Lambda. सो लैम्डा इसका एब्सॉर्प्शन इज, लेट्स राइट डाउन 3.465 into 10 raised to minus 4 centimeter, assuming this to be the line of origin, यानी दिस ईयर ओमेगा बार। ओमेगा बार ध्यान रखो, लेकिन हम लोग ओमेगा बार किस में आता है, तो मुझे इसको सेंटीमीटर इनवर्स में करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट दी की। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू क्या था, किसी को याद है, 4 पाई स्क्वायर, आगे सी स्क्वायर Omega bar square. square mu. ओमेगा बार स्क्वायर म्यू। अभी देखो मेरे पास ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग लैम्डा को ओमेगा बार करते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स में करके लिखे हो जाएंगे। सो व्हाट इज ओमेगा बार नाउ, लेट्स कैलकुलेट ओमेगा बार विल बी 1 बाई लैम्डा। आंसर बताओ कितना होगा, इसको जस्ट 1 बाई कर दो। एंड प्लीज रिमेंबर ओमेगा बार में हम लोग 10 रेस्ट में मत डालो, जस्ट टेल द होल नंबर। कितना, आपको ये निकालना है, 1 बाई ये निकालना है।
ओमेगा का बार निकाल लेना, म्यू निकाल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। ओके, फोर्स कांस्टेंट दिया है, सो के दिया है, रिड्यूस मास दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट दी बाय ओमेगा बार निकालना, निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये बिन देखो यहाँ पे दिस इज के, फोर्स कांस्टेंट के है, ये आपका न्यू है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा बार निकालना, निकल जाएगा। व्हाट इज नथिंग बट ओमेगा बार इज 1/2 पाई सी स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई यू, निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक्चुअली हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, अगर आप लोगों को करना होगा तो, नहीं करना होगा तो वो भी चल जाएगा मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 है, ये आपका ओमेगा बार है, के निकालना है आपको। तो आपको क्या क्या दिया है, आपको ओमेगा बार और के। दिया है, और यहाँ से म्यू निकल जाएगा, तो आपको के निकालना है, निकल जाएगा। यस सर। यस सर। इसमें आपको म्यू निकालना है, निकल जाएगा। इसमें आपको ये आपका ओमेगा बार है, आपका ये रिड्यूस्ड मास है, के निकालना है, निकल जाएगा यस सर। सब। यस वैसे सर। ही इतना कुछ मुश्किल है नहीं। ये डाइपोल मोमेंट का हम लोग पहले कर चुके हैं, रोटेशन का हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा, ये आपका 2b है, आई निकालना है, आर निकालना है, ये हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको ओमेगा बार है, ये निकालना है, यहाँ से म्यू निकलेगा। यहाँ पे क्या है, माइक्रोवेव है, ये आपका 2b है, आई निकालना है, आर निकालना है। ये तो पहले का है, ये क्या है, ये आपका आर है, यहाँ से आपको म्यू निकल जाएगा, इससे आपको आई निकालना है, और उसके बाद एनर्जी ऑफ J इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप लोग ये सब आई निकलेंगे, आई से आप देखो ये, चलो ये सॉल्व करते हैं और आज का क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जी सर। देखिए, इफ अ बॉन्ड लेंथ ऑफ C12O16 इज 1.31 एंगस्ट्रॉम, देखिए आर कितना हुआ, व्हाट इज आर इज इक्वल टू 1.31 angstrom 1.31 इनटू into 10 raised to minus minus 10. 10 -8 हो 8 गया, 8 8 सर। -8। ये गलती करोगे तो बाकी कुछ होगा नहीं। म्यू निकालो आप, म्यू लगेगा, म्यू निकालिए, कितना आया, म्यू कैसे निकालेंगे, 12 × 16 डिवाइडेड बाय 12 plus 16 12 + 16 इंटू 1/n Avogadro number। Avogadro number। आंसर बताओ मुझे। (1.66 into 10 raised to -24 1.66 into 10 raised to -24। सही है ये क्यों गलत लगता है, कोई और कंफर्म करेगा, मुझे ये नंबर सही नहीं दिखता। आई डोंट लाइक दिस नंबर, कैन समबडी एल्स कंफर्म दिस नंबर फॉर मी। सना, आप, सना तुम्हारा आंसर था ना बेटा, जी सर, वापस से चेक कर रहे हैं। आप दोबारा चेक कर लो बेटा। जी सर। 1.
1.13 into 10 raised to minus 23. हाँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. क्योंकि if you, I'll tell you this number ना, is nothing but 1 divided by Avogadro हाँ number. सर 1.13 into 10 raised to minus 23. है ना? तो अभी आपके पास क्या Yes, हो sir. गया? म्यू निकला, आर निकला, आई निकालते हैं. आई का फॉर्मूला क्या है? म्यू आर स्क्वायर. बताओ इसका आंसर. Sir, 1.95 1.95 into 10 raised to into minus 39. या आई निकला. yes sir. यहाँ से बी निकालिए. बी कैसे निकालेंगे? बी इज इक्वल टू एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी. ओके, यहाँ से बी निकलेगा. उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? सेकेंड एनर्जी लेवल का जी. सो ई जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1. तो बी का वैल्यू निकल जाएगा. जे की जगह 2 डालो इंटू 3, 2 इंटू 3, सो इट इज 6b will be your answer. Is this clear? Yes, sir. आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ. सर सी की वैल्यू 3 into 10 raised to 10 लेना है कि -8? सर सर सोनाली 10 raised to 10 लेना है शायद. 10 raised to 10. ओके मैं भी वही ले रही. ठीक है. सोनाली मेरा आंसर आया 1.4330. रुको, मेरा एक वैल्यू ना कैलकुलेटर में से मैंने लिखा ही रही, तो मुझे वापस करना पड़ेगा. ओके ओके मैं करो. करके बताती. मैं भी मार सकता हूँ, समझे ना? यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से. और खाने की भी चाहिए, बजाओगे ना समझ में आएगा. तुम हंसी आ रही है. चलो यहाँ से.
सर मेरा 1.43 इंटू 10⁻26 आ रहा है। 10⁻26। ओके, मैं वापस रुको से मैंने कैलकुलेट। मेरा भी वही आ रहा है सोनाली। तुमने ये लिया क्या प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद -27 सभी? हाँ, किसमें? एच का v की वैल्यू वैल्यू। हाँ मैंने वही लिया है, 10⁻⁻27 ही लिया मैंने। बट मेरा सिर्फ 1.433 आ रहा है, 033 मेरा भी वैसा। 10 कुछ नहीं आ रहा है। मेरा भी नहीं आ रहा 10 कुछ भी। हाँ सही है फिर। ईजे की जीरो वैल्यू दोनों निकाली का पॉइंट क्या सेम है? और दो का सेम आ रहा है। ऐसा आ रहा है क्या?